नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इकोनॉमी का आज सेशन नंबर 2 है। कल हमने एक बहुत बेसिक और बुनियादी बात सीखना शुरू किया था, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में मेजर डिफरेंस को कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था। मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मानसी, लक्ष्मी, बाबुल, पंकज, अंशुल, अमित, लक्ष्मी, सुनील, अंकुश, बरिया, मानसी, चंद्र, स्नेहा, राहुल, अंशुल, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग आज के सेशन के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। मन में एक जिज्ञासा होगी कि अब आगे क्या होने वाला है। जिज्ञासा किस बात की होगी? जिज्ञासा इस बात की होगी कि यहाँ से आगे जो अब तक हम पहुँचे हैं, हाँ भाई, आज बफरिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। होपफुली मैंने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। रात को जो दिक्कत थी वो सारी चीज़ें दुरुस्त कर दी हैं हमने। हाँ, राहुल प्रजापति लिख रहे हैं, सर टाइम का ध्यान रखिए। बिल्कुल सर, आपकी बात सिर आंखों पर है, लेकिन क्लास मेरे ही समय पर होगी और जो समय मुझे उचित लगेगा उसी समय होगी। अगर आपको समय का ख्याल रखना है तो आप केवल एक दिन लेट क्लास पढ़ लीजिए। एक दिन लेट का मतलब हुआ कि आपको अगर लगता है कि आपको 8 बजे क्लास पढ़नी है तो आप 8 बजे आकर कल के दिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज दिन में वो रिकॉर्ड हो जाएगी। संभवतः क्लासेस में जो टाइम निर्धारित है सुबह 9:30 का, उसमें 10-15 मिनट टेक्निकल चीज़ें ऑन करने में, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्टिंग स्टाफ मैं नहीं रखता हूं। जब मैं खुद के स्टूडियो से काम करता हूं तो मैं सपोर्टिंग स्टाफ की एब्सेंस में खुद ही स्टूडियो को सेट करना, कैमरा सेट करना, लाइव स्ट्रीमिंग तक जाना, कई बार इंटरनेट में कोई व्यवधान या कुछ होता है तो उसको दूर करता हूँ, क्योंकि मैं अपना स्टूडियो घर पर चलाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर मैं स्टाफ नहीं रखता, ऑफिस से क्लासेज नहीं लेता हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपको अगर असुविधा है राहुल प्रजापति, तो आप इसको दूसरे दिन देख सकते हैं, है ना। मेरी तरफ ध्यान रखने से अच्छा अपनी तरफ ध्यान रख सकते हैं। मैं अपना बेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूं जो मुझसे संभव है। इस बीच में आप कंफर्टेबल हैं, बढ़िया है। नहीं है तो मैं आपको आपके घर नहीं गया था बुलाने के लिए, आप पुनः विदाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, हाँ जी, आज इंटरनेट हमारा दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ें। तो पॉइंट क्या है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और क्या डिस्कस करेंगे वो आपको मैं बताता हूं। तो साहब, डिस्कस ये करना है कि हमने अब तक जो बातें सीखी वो इतिहास के पन्नों में से निकाल कर सीखी। क्या सीखी? कि साहब किसी ना किसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का जन्म कैसे हुआ। यानी अर्थव्यवस्था के माध्यम से हमने सीखा कि ऐतिहासिक रूप से क्या होता आ रहा है। क्या होता आ रहा है? क्या होता आ रहा है? तुमने बताया सर, सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बाई प्रोडक्ट था ये आज जो अर्थशास्त्र हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास उत्पादन होने लगा तो उत्पादन के बाद में उसकी वितरण की जिम्मेदारी आने लगी। देखिए, पहले क्या करता था आदमी, अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें पैदा करते थे। जैसे इंसान को आपने अगर नोटिस किया हो, आज आप और हम भी अगर बात करें तो हमारे घर में कितना खाना बनता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं साथियों, एक चीज को ऐसे समझिएगा, ये उदाहरण काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं खूब पढ़ाई लिखाई किया, खूब अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया, सब कुछ किया, सिलेक्शन पाया, मतलब ऑल इंडिया रैंक हो या राजस्थान रैंक हो, बेस्ट रैंकर्स में मैं रहा। लेकिन मैंने कभी भी जब नोट्स बनाए तो मैंने अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाए। वास्तविकता में क्या है, मैं नोट्स को भारतीय संविधान की तरह नहीं बनाता। भारतीय संविधान क्या है? पूरा की पूरा एक रजिस्टर बना दो जिसमें सब कुछ लिखा हो। मेरा नोट्स ब्रिटिश संविधान की तरह है, लिखित लेकिन खुला हुआ। उसमें क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें रखी हैं। पता चल रहा है कि संविधान की नोट्स यहां पड़े हुए हैं और संविधान के नोट्स में भी 4 चैप्टर एक साथ हैं, फिर अलग बाइंडिंग या फिर अलग क्लिप लगा करके 10 पन्ने की क्लिप मैंने वहां लगा रखी है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से नोट्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके के बाद में मेरा काम तो चल गया, मैं तो सिलेक्शन ले गया। जब पहली बार मैंने इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की सोची, व्यावसायिक उत्पादन मतलब मेरे नोट्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और दोस्तों के नोट्स और कोचिंग्स के नोट्स, जहां पर जो भी अच्छा चल रहा है वो आपको देने का जब विचार किया तो क्या हुआ, विचार किया तो यहां से एक पॉइंट निकल करके आया, और वो क्या था, वस्तुओं का उत्पादन। जो काम मुझे बहुत आसान लगता था जब मैं खुद करता था, लेकिन जब आप लोगों के लिए करने बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि अरे अंकित अवस्थी, तूने जब खुद का काम किया था ना, तब तो तूने ये सोचा था कि ये चैप्टर काम का नहीं है, चल इसके नोट्स मत बना। लेकिन
अब जब तुम्हें यह काम करने के लिए जरूरत पड़ी सबके लिए, तो नोट्स की एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए, यानी सिलेबस में जो लिखा है वो पूरा होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, क्या लाइन बोली मैंने आपसे? वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए। वस्तुओं का मैंने क्या करना शुरू किया है? उत्पादन शुरू करना किया है। उत्पादन कैसा? जो नोट्स लिखे उनको पूरी तरह पहले लाइन टू लाइन पूरा कराया गया। अब उस उत्पादन में कितने सारे चरण इन्वॉल्व थे आप सोचिए। पहले लाइन टू लाइन नोट्स बनाए गए, उनके ऊपर सीनियर्स बिठाए गए, टॉपर्स बिठाए गए, उनसे कहा गया क्रॉस चेक कराओ भैया अपना पूरा नोट्स, फिर क्रॉस चेक हुआ कहीं गलती तो नहीं रह गई है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कराया गया कि इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एरर तो नहीं रह गई है। सब कुछ करने के बाद पहली बार चीज ये हुई, फिर क्या हुआ? फिर प्रिंटिंग में वो काम जाना था। तो पहले सारे के सारे पेज स्कैन हुए, जिसमें अपने आप वो समय हमें पता ही नहीं था कि इतना समय लगेगा। इतनी बड़ी संख्या में पेज स्कैन होने में 5 दिन का समय लगा। क्यों? क्योंकि स्कैनर की अपनी लिमिटेशन है, आप कितने पेज डाल लोगे, तो वो अपने हिसाब से, क्योंकि हैंड रिटन पेज है, मोटा पेपर है, हमने कहा मर गए। फिर प्रिंटिंग प्रेस पर जाना, प्रिंटिंग प्रेस पर काम गया, उनकी अपनी लिमिटेशन है कि पहले प्लेट्स छपेंगी, प्लेट्स बनेंगी, वो प्रिंट होंगी, फिर उनके लिए कागज आएगा, उनकी अपनी लिमिटेशन है। आप देख रहे हैं कहां से काम शुरू हुआ। जो व्यक्ति पहले खुद के लिए नोट्स बनाता था उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब उसने सबके लिए काम करने की सोची तो दिक्कतों का पहाड़ आ पड़ा। क्या पहाड़ आ पड़ा? सबसे पहले उत्पादन के अंदर कई चरण डेवलप हो गए। उत्पादन के कई चरणों में से गुजरते 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 दूसरा जो चरण आना है वो तो अभी शुरू होगा 2 दिन बाद। कौन सा? वितरण का चरण, जिसमें क्या होगा? वस्तुएं जो अपन ने प्रोड्यूस की, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देश भर के 25,000 पिन कोड पर कराने के लिए मैंने एक कंपनी हायर की, आउटसोर्स की, कि भैया मेरे बच्चे इन 25,000 में से कहीं पर भी हो सकते हैं। तो बोले सर ये 25,000 पिन कोड है जहां हम डिलीवर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या लिया? वितरण की जिम्मेदारी ली। वितरण के बाद आप लोग कौन हैं? उपभोग करने वाले हैं। किस चीज का? जो आपके पास नोट्स आएंगे उन्हें पढ़ेंगे और पढ़कर बताएंगे कि ये कैसा है। तो अब सोचिए, जो काम अपन लोग अपने लेवल पर बहुत छोटे स्तर पर करते थे, खुद के लिए पढ़ना है, खुद के लिए नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करते थे, लेकिन अब जब उसको वस्तु में परिवर्तित किया गया तो वस्तु में परिवर्तित करके आप तक पहुंचने में इकोनॉमी इन्वॉल्व हो गई। और ये पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आपने उत्पादन किया, वितरण किया, उपभोग किया, इसमें बहुत सारे टाइटल्स इन्वॉल्व हुए, अर्थशास्त्र के अंदर कंसीडर किए गए। आप कहेंगे तो क्या सर वास्तविकता में सब कुछ यही है? मैंने कहा सब कुछ यही है, इसी में सारी कृपा अटकी हुई है। बोले कैसे अटकी हुई है? अभी आरती आ रहे हैं, उसी के ऊपर आ रहे हैं, सोशलिज्म वगैरह सब अगला टाइटल ही वही है, लेकिन एक बेसिक जो कल बुनियादी परिभाषा बताने से छूट गई थी वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को सारी बातें समझ जाएं। शालू ओझा, फ्रेशर कैसे नोट्स बनाएं? जो बात मैंने अभी बोली अगर आपको पसंद आई तो लिख लीजिए, यही तरीका होता है नोट्स बनाने का, है ना? अच्छा, तो अब क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति में सर लेकिन एक बात बताइए, बैंक वाले कहते हैं, मतलब कई जगह इकोनॉमी में सर चैप्टर लिखा हुआ है बैंकिंग के ऊपर कि बैंकिंग क्या होती है, कई चैप्टर लिखा है शेयर मार्केट के ऊपर, कहीं एग्रीकल्चर पर लिखा है, कहीं किसी चीज पर लिखा है, सर इंडस्ट्रीज पर लिखा है, उसका क्या करें? मैंने कहा छोड़ दो उनको उनके हाल पे। बोले क्यों? मैंने कहा ये सब की सब इसी पूरी प्रक्रिया के बाई पार्ट हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं। बोले कैसे? सर ये बाई प्रोडक्ट कैसे हैं? मैंने कहा आप सुन लीजिए बाई प्रोडक्ट कैसे हैं। सोचिए, ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपके सामने प्रोड्यूस किए, इन सब में पैसा लगा और पैसा आया। ये 2 काम हुए। क्या क्या हुआ? एक तो पैसा खर्च हुआ, किसमें? प्रिंटिंग में, इन सब में पैसा खर्च हुआ। इसके अलावा दूसरा क्या काम हुआ? दूसरा काम हुआ प्रिंटिंग के अलावा आपके पोस्ट प्रोडक्शन में, और इस पूरी प्रक्रिया में आपने पैसा इन्वॉल्व किया, चाहे कुरियर हो, चाहे प्रिंटिंग हो, और आपने उसे खरीदा तो उसमें भी पैसा आया। ये पूरा पैसा गया कहां? किसी व्यक्ति के हाथ में आया क्या? नहीं आया। तो कहां गया? बैंक में गया। तो चाहे मैं उत्पादन करने वाला हूं, चाहे मैं उपभोग करने वाला हूं, चाहे मैं सेवा देने वाला हूं, सबका पैसा कहां जा रहा है? बैंक में। बैंक में व्यक्ति क्या सोच रहा है कि ये मेरा अपना पैसा है। वास्तविकता क्या है? उसका कुछ नहीं है।
बैंक में है वो पैसा, आपको कुछ भी हो जाता है पैसा बैंक में ही रहेगा। बैंक वाले अपने हिसाब से उसे मैनेज करते हैं, दैट इज बैंकिंग। आप जितना भी काम किए अभी सब बैंक के माध्यम से किए, हो गई बैंकिंग इन्वॉल्व। बोले हाँ सर ये तो इकोनॉमी का बड़ा पार्ट हो गया। मैंने कहा चलो आगे सुनो। अब मान लो मैंने प्रिंटिंग प्रेस वाले को पैसे दिए, भाई मैंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस वालों ये पकड़ो पैसे, प्रिंट करके तुम्हें सामान देना है। बोले ठीक है सर दे देंगे। प्रिंट करके उन्हें सामान मुझे देना था। प्रिंटिंग प्रेस वालों ने सामान देने के बारे में विचार कर लिया। अब एक बात और दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है कि सर आपने जो पैसा दिया हो सकता है उसे वो पैसा ज्यादा लगे, भाई ये भी तो संभव है उसके लिए वो पैसा ज्यादा हो। मैंने कहा क्यों नहीं संभव है, संभव है। तो सर जब उसके लिए वो पैसा ज्यादा होगा तो उस पैसे का क्या करेगा। मैंने कहा वो एफडी करा सकता है, भाई पैसे को सुरक्षित रख के ब्याज प्राप्त कर सकता है, या फिर जमीन में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर नया बड़ा उद्योग लगा सकता है, या फिर वो शेयर मार्केट में लगा सकता है। दोबारा से उसने उस पैसे का उपयोग कहां किया, शेयर मार्केट में किया। उसने उस पैसे का उपयोग कहां किया, इंडस्ट्री लगाने में किया। इंडस्ट्री लगाने में किया तो इकोनॉमी के 3 बड़े सेक्टर जिनमें उद्योग धंधे, सेवा और कृषि क्षेत्र होते हैं, उनमें पहला क्षेत्र टच हो गया जिसका नाम है उद्योग। उसने अपना उद्योग बड़ा करने में पैसा लगाया, तो मनी आई कहां घुस गई, उद्योग में चली गई। सर और क्या कर सकता है, मैंने कहा सेवा क्षेत्र में पैसा खर्च कर सकता है। कैसे, मैंने कहा वो 2-4 एम्प्लॉय और रख ले कि यार काम अपना बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसका मतलब सेवा अगेन किस में घुस गई, आपकी इकोनॉमी के अंदर घुस गई। संभव है उस पैसे से एग्रीकल्चर का काम करे, उस पैसे से वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक काम जो कि रेगुलर चीज से नहीं है वो क्या है, वो अपने पैसे को किसी और के धंधे में लगा सकता है। कमाया उसने, लेकिन उसे लगता है कि उसका धंधा इतना तेजी से नहीं चल रहा जितना तेजी से अंबानी का या अडानी का धंधा चल रहा है, तो वो अपनी कमाई को अंबानी या अडानी की कंपनी में लगा दे और उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाए। इसे आप शेयर मार्केट कहते हैं। यानी आपने अगर इस पूरी प्रक्रिया के बाई प्रोडक्ट्स को देखने का प्रयास किया तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बनकर आ गई। फिर इसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो अन्य प्रोडक्ट डिलीवर हुए वो क्या है, कुछ लोग नौकरी करने वाले बने, कुछ लोग बेरोजगार बने। इसका मतलब बेरोजगारी यहां पर निकल करके आ गई। तो उम्मीद है कि आप सबको यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हो। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो कि अर्थशास्त्र क्या होता है। क्लियर है। प्रियंका लिख रही है सर मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा। बेटा किसी का भी शो नहीं हो रहा होगा, व्यवस्थाएं कुछ ऐसी की गई हैं कि आपको किसी और के कमेंट ना दिखें, मुझे आपके कमेंट जरूर दिखें। ठीक है ना। संभवतः आप लोगों को किसी और के भी कमेंट नहीं दिख रहे होंगे मुझे, लेकिन आपके कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आप लोगों को अपने अपने कमेंट दिखाई दे रहे हैं, किसी दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है कि आप लोग मुझे तो अपना कमेंट भेज दें, लेकिन आपको किसी और के कमेंट ना दिखें। आपको अपने कमेंट दिख रहे होंगे बस। ठीक है ना। ये तो बतियाने लगते हैं बच्चे आपस में, तो उस व्यवस्था को हमने दूर कर दिया है। ठीक है ना। चलिए, तो मुझे आप लोगों के प्रॉपर कमेंट दिख रहे हैं। कुश, प्रज्ञा, दुर्गेश, वैभव, निधि, जूही, नितेश, कुमारी, अमित, अजीत, सोनू, सबके कमेंट दिख रहे हैं बेटा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई। इसको किसी व्यक्ति ने अगर परिभाषित किया कि असल में ये चलता कैसे है, पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन नहीं है, तो उसमें व्यक्ति जिसका नाम आता है वो नाम है एडम स्मिथ। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एडम स्मिथ के बारे में। उन्हें अर्थशास्त्र का, धन का, विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्हें माना जाता है कि ये साइंस ऑफ वेल्थ को समझाने वाला व्यक्ति है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हो। तो अर्थव्यवस्था क्या है, ये मैंने कल असल में सीधा ही मैं अर्थव्यवस्था कहां से उगी वहां आपको लेकर चला गया, और कहां से चल रही है उस व्यवस्था को थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया। तो कल जहां पर हम थे उनमें 2 बातें थी,
साम्यवाद और पूंजीवाद। एक तो यार ये कलर कोड गलत है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। पेजेस के रंग डार्क रखो, रेड और ब्लैक। असल में क्या होता है, आप लोगों को जो ये दिखाई नहीं पड़ रहा होता ना, इसके पीछे का चक्कर क्या होता है कि कलर थोड़ा सा लाइट कलर है। हम लोग जब देखते हैं ना तब तो हमें तो सही दिख रहा होता है, कैमरे से ये कलर लाइट जाता है। लाइट क्यों जाता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से आप तक जब पहुंचता है तो लाइट हो जाता है, और इसमें जैसे ही मैं ब्राइटनेस कम करता हूं आपको दिखाने के लिए तो इस पर लहरें चलने लगती हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, कोई नहीं, फिलहाल के लिए मैं आपको बोल के सुना रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक था साम्यवाद और एक दूसरा था पूंजीवाद। दोनों का मूल रूप से मैंने आपको बता दिया। साम्यवाद क्या चाहता है? समानता चाहता है। समानता मतलब कोई भी ऊंचा नीचा ना हो, सब बराबर हो। जितने भी गरीब लोग हैं या फिर अपने जैसे लोग हैं वो सब क्या हैं? वो सब लोग जो अपने जैसे लोग हैं वो चाहते हैं कि सब मेरे जैसे ही हों, कोई ऊंचा ना हो कोई नीचा ना हो, क्योंकि ऊंचों को देख के हमें डिप्रेशन आता है और नीचों को देख करके हमें खुशी मिलती है। अगर आप और मैं पढ़े लिखे हैं, हम क्या चाहेंगे यार, दुनिया में भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो। सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज को लेकर चल रही है? समानता को लेकर। इसलिए हमारे मूल अधिकारों में सबसे पहले अधिकार में ही समानता का अधिकार लिखा गया है कि भाई सबसे पहले समांतर हो, समानता हो, ठीक है ना। अच्छा, तो पहली चीज क्या निकल कर आई? समानता साम्यवाद चाहता है। लेकिन पूंजीवाद क्या चाहता है? स्वतंत्रता। तो हमारे मूल अधिकार में दूसरा अधिकार स्वतंत्रता ही है, जिसमें यह कहा गया है कि हम हर चीज के लिए आजाद हों, चाहे हम व्यवसाय करने के लिए आजाद हों। तो भारत जो है वो अपने आप में कैसा देश है? आप में से कई लोग कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, साम्यवादी है या पूंजीवादी है। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट को देखकर क्या लग रहा है? हम तो दोनों प्रकार के लोग हैं। हम समानता भी चाहते हैं और हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं कि हम अपना व्यवसाय जहां चाहें करें, हमें जहां जाना हो हम वहां जाएं, हम जहां रहना चाहें हम वहां रहें, हम किसी भी प्रकार से मुक्त प्रवास करें, मुक्त निवास करें और पूरी तरह से हम व्यवसाय में आजादी रखें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ? आप समानता के भी समर्थक हैं, आप स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं। तो समानता और स्वतंत्रता ये दोनों कहां आ गई? साम्यवाद और पूंजीवाद। तो भारत दोनों को मानता है, इसीलिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी इंडिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर यह शब्द समझ में आता है तो इसका अर्थ भी आप जान लीजिए कि इंडिया में सब कुछ मिश्रित प्रकार का है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? हम दोनों बातें मानते हैं। दूसरी बात, इंडिया की व्याख्या अलग से भी करेंगे, पहले इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। दूसरा, ये निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देता। ऑब्वियस सी बात है, क्यों देगा? अगर निजी संपत्ति को मान्यता दे दी तो इसका मतलब समझ रहे क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज बनती चली जाएं तो आप तो पैसे वाले हुए ना भाई। आज आप देखते हैं बड़े बड़े फार्म हाउसेस सड़कों पर बने हुए हैं, पैसे वाले लोगों ने जहां तहां जगह देखी वहां खरीद ली, उसको बाउंड्री से बांध दिया, बढ़िया अपने लिए स्विमिंग पूल, रहने की जगह सब बना ली। निजी संपत्ति। निजी संपत्ति का विरोध कौन करेगा? साम्यवाद, कि अरे भैया ये ऊंची दीवारें नहीं होनी चाहिए, सब जगह एक सा होना चाहिए। तो निजी संपत्ति की मान्यता कौन नहीं देता? तो साम्यवाद नहीं देता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्यूबा के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी जॉब प्राइवेट नहीं है, सब सरकारी है। और तो और अपने इन दो चीजों को तो वो इतना बेहतरीन रूप से करते हैं कि जो उनका मेडिकल फैसिलिटी है वो वर्ल्ड की रिनाउंड फैसिलिटीज में कंसीडर की जाती है, क्यूबा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पर सरकारी संसाधनों के माध्यम से दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया कि देखिए हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्यूबा भी एक साम्यवादी कंट्री है। ठीक है, अच्छा, आज की स्थिति में मत तलाशिएगा किसी भी देश को।
आज कोई भी देश पूरी तरह साम्यवादी देश नहीं है, केवल विचारधाराओं में ही पार्टियों के नाम साम्यवादी पार्टी हैं और देशों के नाम साम्यवादी देश हैं। वास्तविकता में अब कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, दूसरा है निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, इसका जस्ट उल्टा पूंजीवाद में होगा। राजनीतिक रूप से तानाशाही के समर्थक होते हैं। मतलब ये कैसे हुआ? जैसे क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का लंबे समय तक शासन रहा, जब वो खुद से पद छोड़े तभी उनका पद गया। बोले मतलब क्या होता है ये? मतलब ये हुआ जो सत्ता में बैठा है वो सोचता है कि मैं ही सर्वोपरि हूं, पर सर सत्ता तो सर्वहारा वर्ग की है। मैंने कहा आज हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग मध्यम वर्ग या उससे नीचे के लोग हैं। ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। अगर आप इनसे यह कह दो कि आप ही लोग शासन करिए, क्या आपको लगता है शासन कर पाएंगे? हाँ सर, क्यों नहीं कर पाएंगे? मैंने कहा कौन जाएगा शासन करने के लिए? कौन निकल कर आएगा बाहर शासन करने के लिए? बोले सर कौन जाएगा? मैंने कहा भैया कोई नहीं जाएगा, उनको अपने में से किसी एक नेता को चुनना होगा। चूंकि आप पहले ही शोषित हैं तो आपका जो नेता है वो शोषण का तो महारथी है। वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि आप पर शासन करना है, तभी तो आप उसको नेता मानोगे। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नेता बनाए रखने के लिए क्या चाहेगा? आप में उसकी एक्सेप्टेंस बनी रहे, और आप में एक्सेप्टेंस बनी रहे इसके लिए क्या है? इसके लिए उसकी मनमर्जी का चलना जरूरी है। आप नॉर्थ कोरिया को उठाकर देख लीजिए, किम जोंग उन आज भी जीवंत तानाशाह, पूरी तरह साम्यवादी कंट्री, कोई प्राइवेट काम नहीं, सब कुछ सरकारी। मतलब इतना तक सरकारी कि आपको 365 दिन काम करना है और उन 365 दिन में से आपको हर हफ्ते की एक दिन की कमाई सरकार को देनी है, और सरकार ही तनख्वाह आपको देगी, सरकार ही अपनी तनख्वाह काटेगी, सब कुछ उनके मुताबिक चलेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, अब सूरज कह रहे हैं सर चीन भी तो पूंजीवादी, बिल्कुल पूंजीवादी है। वहां का साम्यवाद क्या है मैं वो बताऊंगा। उसका नाम माओवाद है। माओ ने साम्यवाद की एक नई फिलॉसफी दी थी, वो भी हम बताएंगे। विचारधारकों के मत हैं ये, ठीक है ना? लेकिन पूंजीवादी लोग क्या करते हैं? लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र का समर्थन करते हैं तो सर लोक तो ज्यादा लोगों से मिलकर बना होता है। सर हमारा तो बेसिक प्रश्न ही ये है, लोकतंत्र क्या है? बहुत सारी जनता, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और जनता में जब इतने सारे लोग हैं सर, तो इनके ऊपर कोई शासन अगर करेगा तो सर विचार करने की बात है। इतने सारे लोगों पर कोई शासन अगर करेगा तो वो अमीर तो नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बार उठा के देखो, डोनाल्ड ट्रंप, लोकतंत्र के हिमायती, ट्रंप के नाम से ट्रंप टावर दुनिया के ना जाने कितने देशों में है, इंक्लूडिंग इंडिया। ट्रंप की प्रॉपर्टी इंडिया में भी है। दुनिया के जाने कितने देशों में ट्रंप का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। अथाह पैसे वाला आदमी है। मतलब इतना पैसा कि उसके लिए राजनीति केवल एक मनोरंजन है। क्या किया उसने? आपको जो चाहिए था वो बोल दिया। आप उठा के देखिए ना, अपना कौन सा राजनेता, ट्रंप की आप बात कर लीजिए, कोई सा भी राजनेता उठा लीजिए, कौन सा राजनेता गरीब दिखता है आपको? अमेरिका सबसे बड़ा अपने आप को लोकतंत्र का सबसे पुराना लोकतंत्र बता करके लोगों की भावनाओं से खेलता है। कौन सा राजनेता आपको ऐसा लगता है जो गरीब है? अपने देश में देख लीजिए, एक भी राजनेता शायद ही ऐसा हो जो कम से कम चार पहिया गाड़ी ना रखता हो। हाँ, कहेगा भले ही वो ये कि मेरे नाम से कुछ नहीं है, मेरे बीवी बच्चों के नाम से, मेरे नौकर के नाम से, फलाने के नाम से, फॉर्च्यूनर से नीचे तो चलना नहीं है, बढ़िया जो मिल जाए वो बढ़िया है, हर तरह की लग्जरी वो एंजॉय करेगा। आप में से कई लोग क्या है, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नेताजी हमारे बहुत अच्छे हैं। नेता सारे अच्छे हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई का साक्षात्कार क्या है पहले ये जानिए। आज ना, अगर अब जैसे अपन ने जो संडे के दिन इंटरव्यू रखा था घर पे, जब भी कोई बच्चे हमारे घर आते हैं तो हम उनके लिए थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था करा देते हैं, ताकि बच्चा कोई दूर से चल के आया तो उसको भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े। एक छोटा सा आयोजन करने में भी ना, छोटे से छोटा आयोजन करने में भी, टेंट लगाने से लेकर के, खाना बनवाने से लेकर के, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में, चाहे मुट्ठी भर लोग आए, 100-200 लोग आए, तो भी कम से कम 50,000 रुपया खर्च हो जाता है। करके देख लीजिए, आप अंदाजा लग जाएगा। आप कम से कम बता रहा हूं, टेंट, कूलर, पंखे, खाने बैठने की व्यवस्था और भोजन।
अब आप विचार करिए, नेताओं को साल भर में, अपने 5 साल में कितनी सारी तो सभाएं करनी होती हैं। उन सभाओं का प्रॉपर अरेंजमेंट, मैनेजमेंट सब करना होता है। न जाने कितने लोगों को भोजन कराना होता है, न जाने कितने लोगों के काम कराने होते हैं। नेताजी कहते हैं हम तो फक्कड़ हैं। ये कैसी फकीरी है? आप विचार कीजिए। आपको क्या लगता है ये बहुत आसान है? 1 लाख जनों की अगर भीड़ इकट्ठी हुई है, उसे अगर एक एक पैकेट भी बांटने की औसत कीमत भी निकालो ना, अगर 15 से 20 रुपए का भी पैकेट है तो 20 लाख रुपए तो केवल एक बार के पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो गए। उसके बाद उस एरिया का रेंट, टेंट, उसके अलावा लोगों की कीमत, आपका समय, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब अलग हटा दीजिए। 1 लाख लोगों की भीड़ मिनिमम 1 करोड़ रुपए में सेटल होती है। क्या होता है ये? कुछ बच्चे लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले रहे हैं। बेटा ये उस जमाने के नेता थे जिन्होंने नेता देश से ही शुरू किया था। आज की राजनीति की बात कर रहा हूं मैं कि एब्सोल्यूट लोकतंत्र का क्या हुआ, जो हमको समझ में आता है कि नेताजी हमारे हैं। भैया नेताजी पैसे वाले हैं, लेकिन वो चर्चा आपकी करते हैं, उन्हें समझ में आ गया। अब मोदी जी को उठा के देख लीजिए, एक ही डायलॉग है उनका फेमस, क्या? अपन तो फक्कड़ आदमी है, फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। फकीर? कैसे फकीर? आप दिन भर में अगर चुनाव प्रचार करने होंगे तो 5-5 जगह रैली करते हैं। 5 जगह फ्लाइट से जाना, वहां पूरी रैली का आयोजन करना, हजारों गाड़ियों का लवाजमे में होना, उनके पेट्रोल डीजल, वहां आए हुए लोगों की भीड़, वहां आए हुए राजनेता। एक दिन में 5 रैलियां, मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। खुद से विचार करके देखो ना, कोई सी भी राजनीति। राहुल गांधी जी ने कहा कि वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। देखकर लगा यार राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, इसमें तो क्या ही खर्चा होगा। राहुल गांधी जी के साथ सैकड़ों तो ट्रक चले थे जो कि बने बनाए घर थे। उनके साथ जितने कार्यकर्ता चले, उनका अगले ही दिन लग करके जमावड़ा प्रॉपर तरीके से कर दिया जाता था। उनके भोजन की व्यवस्थाएं कर दी जाती थी, सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता था। जहां से चले वहां, जहां तक पहुंचे वहां तक, अगर मैं औसत भी 500 लोग भी यात्रा में शामिल मानूं और उन्हें औसत 100 रुपए की थाली एक बार की अगर देने की विचार करें, तो 500 गुणा 100, 50,000 का वन टाइम का भोजन होता है। दोनों मिला दो, लाख रुपए का तो केवल भोजन हो रहा है एक दिन का। ये बहुत मिनिमम कीमत बता रहा हूं मैं आपको, 500 लोग और 100 रुपए की थाली, सॉरी मतलब लाख रुपए। अब आप सोचिए, और जो तान तप्पड़ तन रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, यात्राएं चल रही हैं, उनका खर्चे का क्या होगा? बेटा इसीलिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, बात गरीब की करो, खुद गरीब मत रहो। यह सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है। किसी को भी उठा लीजिए, आम आदमी पार्टी को उठा लीजिए, कोई सी भी पार्टी उठा लीजिए, कहते हैं ना साम्यवाद की बात करने वाले लोग एसी कमरे में बैठकर अपने आइडिया लिखते हैं। जो बात करते हैं कि चप्पल में आएगा व्यक्ति, छप्पर में रहेगा व्यक्ति, उसकी चर्चा करने वाला जो नेता है ना, वो चार्टर से तो उड़ता है, एसी कमरे में रहता है और फिर बात करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कोई सा भी नेता, कोई सा भी उठा लीजिए, तो लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं, फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे फिर तो सर तानाशाही ही अच्छी है। नहीं, फिर यहां पर हमारे दिमाग में आइडियोलॉजी क्या आती है कि आपके पास में 2 विकल्प हैं, एक ज्यादा बुरा और एक कम बुरा। तो आप चुनेंगे किसे? अरे यार कम बुरा ही चुन लेते हैं। जैसे गांधी जी ने करके दिखाया था। क्या करके दिखाया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो गांधी जी ने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी ने ऑप्शन दिया गया कि भाई अंग्रेजों का विरोध करें कि समर्थन करें। तो साहब बड़ा दिमाग में चर्चा हुई, कांग्रेस बैठकर चर्चा करने लगी कि भाई अंग्रेजों का विरोध करना सही रहेगा कि समर्थन करना, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जा रहे हैं, इनका विरोध करेंगे तो हम तुरंत आजाद हो जाएंगे। ये सबसे पहला काम रखा गया। बोले तुरंत आजाद हो जाओगे? तो बोले एक काम करते हैं, चलो इनका विरोध करते हैं। फिर गांधी जी कह रहे रुको, तुम विरोध करने जिसका जा रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम इसका विरोध करोगे तो तुम किसके नजदीक पहुंच जाओगे? बोले किसके नजदीक? बोले हिटलर के, मुसोलिनी के, फासिस्ट के, नाजीवाद के, उनके करीब पहुंच जाओगे। और जब उनके करीब पहुंच जाओगे, इसका मतलब तुमको इन्हें हराकर उन्हें इनविटेशन देने की अगर जरूरत पड़ी है, तो जितना कष्ट तुमने इनके साथ रहा, उनसे ज्यादा कष्ट तुम्हें उनके साथ सहना पड़ेगा।
तो बोले सर अंग्रेज भी बुरे हैं और वो भी बुरे हैं और हमें साथ तो देना ही है, क्या करें? तो बोले ज्यादा बुरा कौन है? बोले ज्यादा बुरा वो है जो लाखों लोगों को गैस चैम्बर में भर के मार देता है। हिटलर। हिटलर बुरा क्यों था? क्योंकि उसने यहूदियों को गैस चैम्बर में लाखों लोगों को भरा, गैस चलाई, मार दिया, लाश तक नहीं निकाली। मतलब उठाए, हजारों की संख्या में यहूदी उठाए, गड्ढा खुदवाया, गड्ढे में बिठाया और उनके ऊपर मिट्टी डाल दी। चलो, जिंदा लोगों को। बोले वो सबसे गंदा है, क्योंकि वो चाहता है कि एक ही नस्ल बचे, बाकी सब नस्ल खत्म हो जाए। यही तो है फासिज्म, एक चीज को अति तक चाहना, जो हिटलर ने किया। तो बोले ये बहुत खराब है। तो बोले ऐसा करो, अपने देश के लिए दो विकल्प हैं, एक बुरा और एक बहुत बुरा। तो जो बहुत बुरा है उसे छोड़ दो, तो जो बहुत बुरा है उसे छोड़ दो, कम से कम ब्रिटिशर्स का साथ दे लो। इनका जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे हम सत्ता पा लेंगे, ये हमें पता चल गया है। बिल्कुल रोहित कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा भी एसी में बैठकर की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवनी लिख रही है कि सर इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? जिनके हित सदते हैं वो पैसा देते हैं। अगर मुझे पता चल गया ये नेताजी कल को नेताजी बनेंगे, मेरी 4 दुकानें हैं दारू की, मेरी दुकानों को ये बिना किसी दिक्कत के चलने देंगे, नेताजी ये पैसा पकड़िए, मेरी दुकान चलने देना। जिनके हित सदते हैं वो पैसा देते हैं जी। ये पूरा सिस्टम है, साइकिल है ये, ठीक है। संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? साम्यवाद बोलता है। संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? पूंजीवाद बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब में बांट दो। ये कौन बोलेगा? साम्यवाद बोलेगा। पूंजीवाद बोलेगा अगर योग्यता है तो कमा के ले लेना भाई। ये दोनों में बेसिक अंतर है। बाजार पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है, बता दिया, या मुक्त व्यापार होता है, यानी कि मांग और आपूर्ति पर चलता है। यह हिंसा का समर्थक, अगर बात नहीं मानी तो हिंसक, जो कि नस्लवाद है। अगर आपने सुना हो नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद में जिन लोगों को नक्सली बनाया गया वो भारत के बहुत इनोसेंट लोग थे। वो भारत के बहुत ही इनोसेंट आदिवासी आज भी हैं, और उन्हें क्या कहा गया कि आपके जंगलों पर किसी और का शासन हो रहा है। जंगल आपके हैं तो संसाधन भी आप ही के होंगे। बस गन उठा लो, गन उठा ली, धड़ 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 धड़। आए दिन सेना के साथ आप मुठभेड़ सुनते हैं, सीआरपीएफ के साथ सुनते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? हिंसा का समर्थक। ये अहिंसा का समर्थक होता है। केवल इतनी सी बात से आप ये कह सकते हैं क्या कि गांधी जी पूंजीवादी थे? क्योंकि गांधी जी तो बार बार अहिंसा की बात करते थे। और एक बात बताइए सर, यदि ये अहिंसा के समर्थक हैं तो फिर अमेरिका आए दिन गोलियां दूसरे देशों पर क्यों चलवाता है? अरे भाई, खुद के देश में नहीं चलवाता, साम्यवादी खुद के देश में चलाते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आपने किम जोंग उन से बड़े बाल रख लिए, आपको 20 साल की सजा है। नॉर्थ कोरिया में 25 प्रकार की हेयर स्टाइल अलाउड है, उसके अलावा कुछ रख ली, आप हट जाओ। किम को अगर कोई कार पसंद आ गई, आपने वो कार रख ली, वो कार देनी पड़ेगी। पूरे देश में वो कार बैन हो जाएगी, केवल किम ही चलाएंगे। अपने घर में 3 तस्वीरें लगनी हैं, किम की, किम के दादा की, किम के परदादा की, किम के पापा की, किम के दादा की। इन तीन तस्वीरों में अगर आपकी हाइट से नीचे इनकी फोटो है, आप जेल जाएंगे। अपनों पर हिंसा करता है कौन? साम्यवाद। पूंजीवाद हितों के लिए लड़ाई लड़ता है कि भैया सब पर हमला करो, अपनी बात बननी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलें। इसके बाद इसके अनुसार समाज 2 वर्गों में विभक्त है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, जिनके बीच में वर्ग संघर्ष चलता रहता है। शोषक वो हैं जो कि लोगों को शोषण करके पैसे निकाल रहे हैं, और शोषित वो है जिसका पैसा जा रहा है। ये ऐसा समाज को मानता है। ये समाज को साथ साथ लेने पर जोर देता है कि हाँ भाई ऐसा करो, समाज के अंदर कुछ ना कुछ तरीके से विकास कार्य को बढ़ावा दो, ताकि डेवलपमेंट होगा, लोगों तक रोजगार पहुंच ही जाएगा। देखिए दुनिया में आज के हालात ये हैं कि एक आध देश छोड़ दिए जाएं तो कोई भी देश पूर्ण रूप से साम्यवादी देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। आपको कुछ भी चलाना है तो धन की आवश्यकता है, और धन
क्लोज बाउंड्री में पैदा नहीं होता, आपको अपने दरवाजे दुनिया के देशों के लिए खोलने पड़ते हैं। और जब दुनिया के लिए पैसे गेट खोलते हैं तो आपके पास धन की प्राप्ति होती है, और जब धन बढ़ता है तब जाकर के देश के अंदर तरक्की आती है। अब चाहे वो इंडस्ट्री से आए, आज आप मोदी जी को कहते हुए सुनते हैं कि भाई किसी को भी कुछ भी करना है, मेक इन इंडिया कर लो। केवल इतना एक बात पूछी जाती है, हाँ प्रज्ञा पूछ रही है फिर इनमें से अच्छा कौन है? अपन अच्छे हैं ना, अपन मिश्रित लोग हैं, हम साम्यवादी भी हैं और हम पूंजीवादी भी हैं, हम दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों की अच्छाइयों को ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल बना, सर एक बात बताइए, ये जो क्या कहते हैं इसको, मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, ये क्यों कहते हैं? मैंने कहा भाई मेक इन इंडिया के पीछे का काम है, और गांधी जी को लेकर के भी डाउट है, वो भी समझा दूंगा आपको, गांधी जी पूंजीवादी थे कि नहीं वो भी समझाऊंगा। तो पहले मोदी जी की बात सुन लीजिए। मेक इन इंडिया का अर्थ क्या है कि भाई अमेरिका गए, जी मोटर्स जो है, जी एरोनॉटिक्स, उससे कहा कि तुम अपने इंजन इंडिया में बना लो और हमारी HAL को अपने इंजन पकड़ा दो। तो फिर एक बात बताओ सर कि वो जो इंजन पकड़ाने की बात की है वो इंडिया में बनाने से क्या फायदा होगा? भाई माना कि वो कंपनी इंडिया में आके पैसे कमाएगी, लेकिन उससे गरीबों को रोजगार मिलेगा, उससे जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो केवल इस इंतजार में हैं कि बस मुझे किसी प्रकार से कोई हक मिल जाए, उसे रोजगार मिलेगा। तो पूंजीवाद जो है ना वो रोजगार का समर्थक है, और वहीं साम्यवाद आपको बेरोजगार रखने का समर्थक है, आपकी अशिक्षा का समर्थक है, आपको ज्ञान ना हो इसका समर्थक है। अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप खुद से अधिकार मांगने निकल पड़ेंगे। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा ये डायलॉग मोदी जी मारते हैं, गरीबी हटाओ, लेकिन अभी नहीं, ये मिशन होना चाहिए। अर्थात गरीबी को आपने हटाना तो है, लेकिन गरीबों से नहीं। कहने का अर्थ सीधा सा है कि आपको लोगों को उस परिस्थिति में रखना है जिस परिस्थिति से निकलने के लिए वो निरंतर आपका समर्थन करते रहें। ये प्रक्रिया क्या है? साम्यवाद की प्रक्रिया है। साम्यवाद कभी भी आपको संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा चुनाव जब हुए थे यूपी के अंदर, जब राहुल गांधी जी अपनी ही सीट से हार गए थे, कहाँ से, अमेठी से, कहाँ से हारे थे, जहाँ से वो जीत कर आई थी, अमेठी थी शायद, रायबरेली थी, अमेठी, क्या नाम भूल गया मैं, जहाँ से भी थे, अमेठी थे ना, हाँ। तो वहाँ पर क्या सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा बना था कि राहुल गांधी जी की प्रेजेंस में अमेठी के अंदर अब तक प्रॉपर सड़कें और हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। इतने साल से पैतृक सीट है वो गांधी परिवार की, लेकिन वहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस बात को लेकर के आपने कई बार सुना होगा दक्षिणपंथी, बीजेपी को कहा जाता है दक्षिणपंथी पार्टी, और इन लोगों को कहा जाता है कि ये समाजवादी बनने का रूप धारण करते हैं, लोगों को गरीब ही छोड़ते हैं ताकि इन्हें लगे कि भैया ये लोग कुछ करेंगे। हैं, अमेठी था, है ना? तो क्यों बोले अमेठी में लोग गरीब रहेंगे तो ये भैया को भैया मानेंगे, राहुल भैया जिंदाबाद करेंगे। लेकिन अगर अमेठी के पास रोजगार होगा, अवसर होंगे, तो ये आगे बढ़ेंगे, लोगों को समझेंगे कि क्या किया जाए। इस प्रकार से विचारधाराओं में लड़ाई चलती है। तो दक्षिण पंथ क्या कहता है? दक्षिण पंथ कहता है विकास करो। मोदी जी का जो नारा सुनते हैं ना, विकास करो, विकास करो। लेकिन मोदी जी सीधी सीधी बात ये नहीं बोलते कि केवल विकास करो। उन्हें पता है कि ऐसा कह दिया तो कुछ लोग वो भी चमक जाएंगे जो कि लगते हैं कि नहीं साहब हमारा क्या होगा, मतलब वो फ्री सिलेंडर बांटो। हम मिश्रित प्रकार के हैं, मिश्रित प्रकार के मतलब हम विकास विकास चिल्लाते जरूर हैं, फ्री सिलेंडर भी करवाना चाहते हैं। रोजगार के नाम पर मनरेगा को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है बंद कर दिया गरीब नाराज हो जाएगा। हम रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कि अरे सुनो आयुष्मान भारत योजना दे दो, गरीब को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसका ख्याल नहीं रख रहे, रखो। फिर कांग्रेस क्या करेगी? जो दूसरी साम्यवादी पार्टियां, समाजवादी पार्टियां, वो क्या करेंगी? जो अपने आप को लेफ्ट विंग नहीं बोलती हैं, दूसरे को राइट विंग बोलती हैं, लेकिन खुद को लेफ्ट विंग नहीं बोलती हैं, खुद को बीच वाले बोलते हैं। ये क्या करेंगे? ये अपने काल में सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कराएंगे। भाई बीजेपी का शासन तो अब आया है, इससे पहले कांग्रेस का ही तो शासन था। ये अंबानी अडानी आज के थोड़ी हैं, कांग्रेस के टाइम के ही तो हैं। सबकी सब बड़ी कंपनियां पहले से चली आ रही हैं, टाटा, बिड़ला, ये सब पहले से ही तो हैं। तो ये कैसे डेवलप हो गई? बोले तुम डेवलप तो कर लो, लेकिन हमें केवल गरीब 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 करने दो। मतलब आपको यह समझना होगा कि कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, दोनों को शासन करने के लिए पहले शोषित वर्ग तैयार करना पड़ता है। आपने देखा होगा कोई भी आंदोलन हो रहा हो, उसका एक नेता निकल आता है
छात्रों का आंदोलन चलेगा, छात्रों का नेता आ जाएगा। बेरोजगारों का आंदोलन चलेगा, बेरोजगारों का नेता आ जाएगा। किसानों का, आप में से कितने लोग टिकैत साहब को पहले से जानते थे? आप विचार करिए कि आप में से कितने लोग टिकैत साहब को जानते थे। कौन से टिकैत हैं? वो किसानों के जो नेता बने थे ना, जो अभी। लेकिन किसान आंदोलन हुआ तो हर जगह टिकैत, राकेश टिकैत नाम है अगर मैं सही हूं तो, हर जगह टिकैत टिकैत टिकैत, हर न्यूज में टिकैत। आंदोलन का नेता निकल के आता है। नेता शोषित वर्ग चाहता है। शोषित वर्ग किसान था। किसान को मतलब नहीं था नेतागिरी से, उसको तो था कि भैया हमें केवल हमारे अधिकार दे दो। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा योगेंद्र यादव के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, ये आंदोलन जीवी हैं, यानी इनको आंदोलन चाहिए और ये फेस बनने पहुंच जाएंगे कि भैया हमें साथ ले लो। फिर चाहे कांग्रेस का भारत जोड़ो मिशन चल रहा हो, उसमें भी योगेंद्र यादव दिख जाएंगे। किसानों का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पर भी योगेंद्र यादव दिख जाएंगे। मतलब समझ रहे हो? कहने का कुल मिलाकर इससे आप ये कंक्लूड, अगर आज के सेशन से आप ये कंक्लूड करने का प्रयास करें कि सर कौन सी पार्टी के समर्थक हैं, मैं देश का समर्थक हूं। देश का समर्थक हूं से मतलब यह है कि मुझे सबके गुण और अवगुण पता है, मुझे सब समझ में आता है। जब कोई नेता भाषण दे रहा होता है और ये कह रहा होता है ना कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं पता है। अचानक चुनाव में हनुमान जी क्यों याद आए, पता है। अचानक क्यों धर्म याद आया, पता है। राहुल गांधी जी ने जनेऊ क्यों पहना, मोदी जी ने बजरंगबली की जय क्यों लगवाई, पता है। बस ये पता भी अगर आपको पता चल जाए, ये पता भी आपको पता चल जाए तो समझिए आपके जीवन का जो ये 1 साल है ना, जो आप मेरे साथ बिता रहे हैं अपने फाउंडेशन बैच में, आपके जीवन की सार्थकता निकल आई। ये विचारधाराएं हैं। आपको पता चल, 1 साल जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, यकीन मानिए वो देश को समझने वाला बन जाता है कि चल क्या रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये बात आप भी पढ़ लेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है? ये लोग धर्म को नहीं मानते। एक धर्म की तुलना अफीम से की गई। कौन लोग? साम्यवादी लोग, कि कोई धर्म वर्म नहीं होता। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ यूसीसी भी पता है, मतलब वही वाली बात है, हमें सब पता है। अपन को आनंद इस बात का आ रहा है कि कौन अपनी बात अच्छे से रख रहा है। मतलब चलता क्या है, जैसे आप खुद यकीन मानिए, लोग मुझे कई बार नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रोल कर रहे होते हैं कि सर आप तो मोदी की नीतियों का वो कर रहे होते हैं, जागरण कर रहे होते हैं, जयशंकर साहब के बारे में ये बोल दिया और वो बोल। अरे मैंने कहा भैया सब पता है, हम लोग इस समय भगवान के रूप में बैठे हुए हैं, हमें पता सब है, बस हम सोच रहे कौन ज्यादा अरदास हमारे सामने लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी मेरे घर के आगे से जब निकले तो उन्होंने जब पदयात्रा की थी, मैंने उसका व्लॉग शूट किया था, आपको याद होगा, और मैंने खुद ने बोला है, मैंने कहा यार ये आजाद भारत के अंदर शायद ही पहली बार इतनी बड़ी पदयात्रा होगी जो मैं देख रहा हूं। क्यों भाई? पता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, अपनी बात कौन अच्छे से रख रहा है, बस यही है। अगेन गांधी जी की वो वाली फिलॉसफी, एक बहुत गंदा है और एक कम गंदा है, बस ये डिसाइड करना है कौन कम गंदा है, बस इसी आधार पर चल रहा है। देश में सत्ता परिवर्तन क्यों होता है? आपको लगता है अपन ही इंटेलिजेंट है? नहीं, सबको सब पता है। भोला वो है जो वोट देने जाता है, जो वोट देने गया है उसको ये लगता है कि भाई साहब मुझे ही कुछ नहीं पता है, बाकी सबको सब पता है। क्लियर? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है। अवनी है, ये आनंद पता है क्यों आ रहा है? ये आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि अरे ऐसा भी होता है। तो जो फर्स्ट टाइम पता चल रहा है ना, उनको मजा आ रहा है। क्लियर? आप वोट देने जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? मेरा राइट है भाई, मेरा अधिकार है वोट देना। ठीक है? इसलिए मस्त रहिए, बजाय मेरे ऊपर रिसर्च करने के ये रिसर्च करिए कि दुनिया में क्या चल रहा है ना? उससे ज्यादा आनंद आएगा आप। फिर धर्म को लेकर, धर्म की तुलना अफीम से की गई है। कैसे? आपने कई बार सुना होगा,
अपने देश में धर्म को लेकर खूब विवाद उठता है, लेकिन आप एक बार की धार्मिक क्रांति देखिए, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था किस प्रकार से धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे यूरोप के अंदर, धर्म को लेकर के डिबेट शुरू हुई थी यूरोप के अंदर। परिणाम क्या निकला? लोग धर्म को मानना बंद कर दिए। तो उसको देख करके साम्यवादी लोग क्या कहते हैं कि धर्म बेवकूफ बनाने की कला है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि धर्म के आगे कोई सा भी वाद चलता नहीं है। दोबारा सुनिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। साम्यवादी लोग इस चीज से क्यों चिढ़ते हैं? साम्यवादी लोग जो हैं वो क्यों चिढ़ते हैं? सूरज लिख रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है सर, नहीं तो इकोनॉमिक्स का नाम सुनकर भूकंप आ जाता है। अरे आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ के ऐसे ही आनंद आएगा। अभी 2 दिन बाद आप ये भूल जाएंगे कि आप कभी ज्योग्राफी भी पढ़ रहे थे मुझसे। आपको ऐसा फीलिंग आने लगेगा यार इनसे तो हम इकोनॉमी ही पढ़ रहे थे डे 1 से। फिर जैसे इकोनॉमी खत्म होगा 2 दिन बाद आपको ये लगने लगा। अभी शाम को जब पॉलिटी पढ़ते हो, क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि ये वही वाले सर हैं जो हमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे? ये मोड शिफ्टिंग है जो मेरे अंदर का एक अपने आप को मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अवेश राठी मुझे, सर आपको कौन कौन बुरा लगता है? सच बताऊं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। कोई बुरा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं सबके अंदर की अच्छाइयां भी जानता हूं कि यार ये मजबूरी का। देखो मेरा एक छोटा सा फिलॉसफी है, पता नहीं वो आपके काम की है या नहीं है, लेकिन आपसे बड़ा हूं, आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए आप इस चीज को अपने ऊपर भी आजमाएंगे तो जीवन में लाभ बहुत होगा। क्या फिलॉसफी है? फिलॉसफी ये है, कोशिश करिएगा। क्या कोशिश करिएगा? जीवन में हर व्यक्ति के अंदर बुराइयां हैं और हर व्यक्ति में अच्छाइयां हैं। जब अच्छाइयों की संख्या बुराइयों से ज्यादा हो तब तो वो दोस्ती योग्य है। कभी भी 100% कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। और जब बुराइयों की संख्या अच्छाइयों से ज्यादा हो तो फिर उसके साथ मित्रता मत करिएगा। ये हम जैसे देश के निवासियों को सिद्धांत बनाकर ही जीना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्लैरिटी ढूंढने निकलेंगे कि पूर्ण रूप से कौन अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं होगा। पूर्ण रूप से कोई अच्छा नहीं है। ठीक है ना? इस बात को समझ लेंगे जितना जल्दी आपको यह बात मजेदार लगेगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं धर्म को लेकर के क्या राय थी। मैंने आपसे क्या कहा? धर्म को साम्यवादी लोग अपना विरोधी मानते हैं। क्यों मानते हैं? उन्हें पता है कि धर्म आड़े आते ही सारे वाद पीछे छूट जाते हैं, चाहे साम्यवाद हो चाहे पूंजीवाद हो। नाथद्वारा राजस्थान के अंदर एक प्रमुख स्थान है नाथद्वारा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। नाथद्वारा ठाकुर जी का मंदिर है। जो नाथद्वारा टेम्पल है वहां पर अंबानी परिवार, मतलब आप उनको हर महीने नहीं तो महीने में 2 बार कोई भी घर का बड़ा काम हो, आपको नाथद्वारा में उनका परिवार दिखाई दे जाएगा। वहीं पर आप और हम भी लाइन में लगे हुए हैं, वहीं पर अंबानी भी लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि उनकी Z+ सिक्योरिटी है तो उनको इसके हिसाब से थोड़ा जल्दी से दिखा दिया जाता है, दर्शन वर्शन हो जाते हैं। धर्म ने सबको अपने अंडर में कर लिया। साम्यवादियों को दिक्कत क्या लगती है कि एक बार किसी ने धर्म का नाम ले लिया तो ये गरीब जिसके हितों की मैं बात कर रहा था ये मुझसे छूट के भाग जाएगा। क्योंकि जो गरीब है वो आशंकित है, उसमें विश्वास की कमी है, और जिसमें विश्वास की कमी है उसके विश्वास को धर्म बहुत बड़ी मदद देता है। बोल सर आपके अनुसार धर्म गलत है? नहीं, धर्म बहुत अच्छा है। धर्म के नाम पर विश्वास से कहीं अधिक जब अंधविश्वास होने लगता है वो गलत है। कईयों को आपने सुना होगा बलि देते हुए, कई बार कुछ लोग अपने बच्चों को ही, क्या तो बोला जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो अति विश्वास है, क्यों? जिसके पास संसाधन नहीं है वो क्या हो जाता है? आशावादी हो जाता है या निराशावादी हो जाता है। उसे लगता है अब तो बस मेरा भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे। और ऐसे स्थितियों में चल पड़ती है किनकी? जो आपको चमत्कार दिखा रहे होते हैं। आज बागेश्वर बाबा का पंडाल देखिए, मुझे लगता है वो मतलब मोदी जी से भी ज्यादा बड़ी भीड़ लेकर बैठे होते हैं। ये और पार जहां तक जा रही है सब, एक का भी नंबर नहीं आ रहा है उसमें से। जितनी भीड़ बैठी है ना उसमें से 10 से 15 लोग, 20 लोग उनका नंबर आएगा जिनको वो बागेश्वर बाबा चमत्कार दिखाएंगे। बाकी का क्या हो रहा है? बाकी लोग आशावादी हैं।
आप उनके चेहरे देखिए कैमरे में से, उनको समझने का प्रयास करिए कि यार ये लोग किस तरह की कैटेगरी के लोग हैं। आपको समझ में आएगा कि बेचारे सब संघर्षशील हैं और ये लोग क्या सोच रहे हैं, एक दिन ये बाबा मेरे बारे में बताएगा, तेरा भला होने वाला है। अब जिसका खुद का ऑलरेडी भला हो रखा हो, भला किसका हो रखा हो, मान लीजिए आपको लगता है कि भाई आपके पास बढ़िया गाड़ी है, नौकरी है, सब कुछ है, आप जाएंगे उस भीड़ में जहां पंखे की भी व्यवस्था आपको हाथ से करनी पड़ रही है, आप कहेंगे भैया दूर से ही प्रणाम है, आपका चमत्कार आपको निहाल, अपन साइड में बैठे हैं। इस प्रकार से आप देखें कि जो गरीब को इतने दिन से, जो गरीबी के नाम पर साम्यवादी अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे थे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, अचानक धर्म का एक डोज दिया, बोलो जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही डोज में सब चित्त हो गए। ये पूरी पूरी आइडियोलॉजी है। आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। वास्तविकता के अंदर दुनिया में जितने भी राजनेता बैठे हैं ना, जो शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर, उन्हें सारी बातें पता हैं। उन्हें कैसे बाकायदा फॉर्मेट बने हुए होते हैं। हाँ भाई, धर्म के नाम पर क्या किया सर, ये किए। हाँ भाई, जाति के नाम पर सर ये किया, डेवलपमेंट के नाम पर सर ये किया, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या चक्कर पड़ रहा है सर, गरीबों के लिए कुछ नहीं बोल रखा, हाँ चल बोलो गरीबों के कोट। उनके चारों तरफ फैले पड़े हैं सारी चीजें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सब चीजें आपको जिस चश्मे से आप देखना शुरू करेंगे उससे अपने आप समझ में आने लगेंगे। बड़ा खेला है ये साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद का। इसीलिए भारत क्या है, सब कुछ जानता है, सब कुछ मानता है। जय भगवान, चलने दीजिए सब। हमारे देश में सक्सेसफुल वो हो रहे हैं जिन्हें पता है क्या चल रहा है, और फिर वो आराम से अपने हिसाब से, वो खुद पीड़ित वर्ग जब बनते हैं तब बस चिल्लाना शुरू करते हैं। राम रहीम को देख लो, अभी भीड़ लग रही थी। आकाश नेहरा, अब मैं तो देखा नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो देख लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दोनों विचारधाराएं क्लियर हो गई। इसका जस्ट उल्टा पूंजीवाद क्या मानता है, धर्म ईश्वर आदि का व्यक्तिगत विषय है। जैसे आप किसी से पूछें, भैया आप भगवान को मानते हो? मैं तो मानता हूं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप क्यों माने, मेरा अपना पर्सनल मैटर है। जो ये लोग बात बोल रहे होते हैं वो पूंजीवादी होते हैं। अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे भी अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो। समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देना। बहुत बड़ी बात समझाई है मैंने आपको, और इसे सीखने के बाद ना आप में से कई लोगों को मतलब ये समझ में आ जाएगा कि देश क्या चल रहा है। सच में आज आंखें खोल दी सर आपने तो। हाँ, कईयों का विश्वास आज टूटेगा, कईयों को लगेगा नहीं ये मास्टर गलत आदमी है। मैं गलत नहीं हूं महाराज, कहीं भी पढ़ लेना, यही व्याख्याएं हैं, मैं तो व्याख्या दे रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कम्युनिज्म के प्रवर्तक ये हैं असली लोग। तो आप और हम तो केवल चूरण हैं, असली समझदार तो ये हैं जिन्होंने सबसे पहले साम्यवाद की विचारधारा दी, कार्ल मार्क्स, और जिन्होंने पूंजीवाद की विचारधारा दी, एडम स्मिथ। ये हैं इनके प्रवर्तक लोग जिन्होंने इस बात को प्रमोट किया था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई साम्यवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन या राष्ट्रपति बना। चीन में हाँ, ये चीन के अंदर साम्यवाद क्या है बस ये और बता देते हैं, फिर आज के बाद में बंद करेंगे इसे अभी। ठीक है, क्यूबा का फिदेल कास्त्रो, उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला, ये सब उदाहरण है आपके। अब एक चीज लास्ट में और कर लेते हैं, और वो क्या है, मैं आपको बता दूं। तो गांधी बच गया, मैं गांधी के बारे में बताने वाला था। गांधी क्या सोचते थे ये भी बताएंगे, और अभी मैंने एक चीज और बताई चीन के बारे में, इन दोनों के बारे में। पहले चाइना खत्म कर देते हैं। चाइना में जब मार्क्स के अनुसार मार्क्सवाद की बात आई तो चाइना वालों ने कहा नहीं यार, चाइना ने कहा कि यार ये जो चीजें हैं ना, जो रूस को आगे ले जा रही हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले रूस के पास तो पारंपरिक रूप से पैसा है, हमारे पास नहीं है, तो हमें डे वन से तानाशाही चलानी होगी, हमें जनता को ज्यादा हावी नहीं होने देना होगा, जनता को हम अपनी तरफ से बताएंगे कि यह करना है। डे वन से उन्होंने नियम बनाए, और उन्होंने कहा सरकार खुद व्यापार करेगी, सरकार चुनेगी किसी प्राइवेट व्यक्ति को कि सुनो इधर आओ, ये फैक्ट्री तुम्हारी। जैसे जैक मा को उठाया और उठाकर कहा कि अली बाबा तेरी हुई, इसको चला कमाकर सरकार को देगा, तू तेरा हिस्सा निकाल ले, तेरे को जो पैसा कमाना है कमा ले, लेकिन सरकार के अधीन रहकर करेगा। ऐसे ही जैसे आपने सुना होगा हुआवे,
जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, है ना। आपने देखा था कि दुनिया भर के देश, हुवावे एक आर्मी का कर्नल था अमेरिका, उसके चीन के अंदर, उसको बनाकर कंपनी चीन की सरकार ने दे दी कि तुम चलाओ, सारा समर्थन हम करेंगे तुम्हारा, लेकिन सरकार के लिए तुम्हें काम करना है। मतलब पूंजीवाद के जो गुण हैं, पूंजीवाद में सबसे अच्छा गुण क्या है? योग्यता को महत्व दिया जाता है। जो योग्य है वो अपने हिसाब से अपना काम बढ़ा सकता है, लेकिन उस योग्य व्यक्ति को सरकार अपने अंडर में लेकर कहती है कि देख, तेरी योग्यता तेरे पास, तू बढ़िया धंधा कर, तेरे को जैसे जीना है जी, लेकिन सर्वोपरि हम हैं, हमको जिस दिन मन आ गया तुझे हम हटा देंगे। मतलब सरकार की तुझे ऊपर सुप्रीमेसी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा एलन मस्क की तरह कि एलन मस्क अमेरिका की सरकार के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हैं, उधर बाइडेन कोई ट्वीट करे या ट्रंप कोई ट्वीट करे, एलन मस्क डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं चलेगा। बोले यहां रहना है तो चाइना चाइना कहना है। तो वो जो चाइना चाइना कहने वाली जो कंट्री है ना, वो माओवाद है, जिसमें कि पूंजीवाद के गुणों को, यानी कोई काबिल व्यक्ति है उसे काम करने दो, खूब काम करने दो। इसलिए वहां पे फैक्ट्रियां खूब बढ़ी, खूब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लोगों ने खूब काम किया, खूब पैसा कमाया। सरकार ने कहा सबसे ऊपर हम हैं। औरों के देश में क्या होता है, पूंजीवाद असल में जैसे अमेरिका है, वहां क्या है, पैसे वालों ने चाह लिया तो सरकार को हटा दें वो 2 मिनट में। दोनों में बड़ा अंतर ये है। ठीक है, गांधी जी को क्या कहा जाए? गांधी जी धर्म के समर्थक थे, क्या कहा जाए इन्हें? गांधी जी क्या थे? पूंजीवादी थे, साम्यवादी थे, क्या थे? गांधी जी विश्वास करते थे ट्रस्टीशिप में। ट्रस्टीशिप का मतलब जैसे चीन के अंदर तो क्या है, सबको ऊपर अपने सरकार माननी है। गांधी जी कहते थे सबसे ऊपर नैतिकता को मानो। क्या है नैतिकता? बोले जिन्हें जितनी आवश्यकता है वो उतना धन कमाए। आपको मालूम होना चाहिए जो बिड़ला थे उन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा करीब रहा करते थे घनश्याम दास बिड़ला, अगर मैं सही हूं तो जीडी बिड़ला, मतलब गांधी जी के पूरे टाइम नजदीक रहा करते थे। तो फिर यह कहा जाता था जमुना लाल बजाज भी थे और बिड़ला भी थे। ठीक है ना, ये बड़े लोग जितने भी थे ये सब गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी कहते थे कि देखो तुम व्यापारी हो, बुराई नहीं है, व्यापारी होना बुरा नहीं है, व्यापार करिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कला है, तुम्हें अच्छाई की परख है, तुम्हें विश्वास है कि काम कैसे होता है, तुम्हें कला है, तुम्हें पैसा कमाना आता है, कमाओ ना, किसने रोका है। लेकिन अपने पास केवल उतनी ही धन या संपत्ति रखो जितनी की तुम्हें आवश्यकता है, बाकी राष्ट्र निर्माण के नाम पर दे दो या जरूरतमंदों को दे दो। इस विश्वास को ट्रस्टीशिप थ्योरी कहा जाता है। तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हें लगता है कि तुमको बहुत सारे बंगले, गाड़ी, घोड़े सब चाहिए, रख लो, लेकिन जो धन का संचय है ना वो मत करो। धन को सरकार के माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से या लोगों के माध्यम से खर्च करो। यह उनका नियम था। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सभी साथियों को? वस्तु स्थिति क्लियर हो गई? थम्स अप करके बता दीजिए। क्लियर? जमुना लाल बजाज, हाँ ठीक है भाई, बताइए। हाँ 5 में सन जमुना लाल बजाज थे। हाँ बजाज थे, मैं बिड़ला के साथ, जीआर बिड़ला का भी कुछ तो पढ़ा था मैंने, ध्यान नहीं आ रहा। वो गांधी जी के 5वें पुत्र जो है वो जमुना लाल बजाज थे। ठीक है, शिवम लिख रहे हैं सर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करें, उसकी पीडीएफ डलवा दीजिए करें, हम गांव से हैं, डेली मार्केट नहीं जाया। बेटा शिवम, एक तो तरीका ये है कि हम आपकी किताब घर पर डिलीवर करवा दें, एक तरीका तो ये है। और बेटा पूरी पीडीएफ हमारे पास बनी हुई नहीं होती है, रोज़ चेंज होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, इसलिए हम पहली बार में नहीं दे सकते, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए बुक, तो एक तो बुक आती है रमेश सिंह करके, आप उसे देख सकते हैं, और हिंदी के लिए परीक्षावाणी प्रकाशन की किताब आती है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करते हैं, खुश रहिए।